लेकिन बात तो ये भी है कि वो गुड़िया हमारे घर की जमीन के अंदर कब और कैसे गई, किसने उसे वहां दबाया, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बारे में। दो कहानियां हैं आज रियल एक्सपीरियंस के बारे में। अभी थोड़े टाइम पहले दिवाली के आसपास एक कहानी को लेके एक लड़की से कुछ डिस्कस कर रहा था। जिस लड़की से मैं बात कर रहा था उसका नाम लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन उनकी कहानी मैं ज़रूर शेयर करूंगा आपसे, जिसके लिए मैं बस थोड़ा सा समय चाहूँगा आप लोगों का। तो इनका कहना था कि दिवाली सभी के लिए हैप्पी हो, यही मेरी दुआ है। लेकिन मेरी दिवाली हैप्पी नहीं है, इस बार तो नहीं है। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुश हैं, पर मेरे साथ ऐसा नहीं। हमारी फैमिली में हम 3 लोग हैं, मम्मी, पापा और मैं। पापा को पिछले 1 महीने से तेज बुखार है, वो ठीक नहीं है। हमने बहुत सारी दवाइयाँ चेंज करी, बहुत सारे डॉक्टर चेंज किए, पर कहीं से भी कुछ काम बन नहीं रहा, बात बनी नहीं। एक रात मेरी मम्मी ने नोटिस किया कि पापा के दाहिने पैर पे ऊपर की तरफ एक घाव है जो काफी गहरा है। हमने देखा कि उन्होंने एक पैजामा पहना हुआ है, पर घाव से निकलता खून पैजामे पर दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही भयानक सा लग रहा था, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं। अगले कुछ दिनों में हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को उन्हें दिखाया, पर कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। जब ये सब हो रहा था तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे सभी को ये पता था, दोस्त, रिश्तेदार, सभी को, कि पापा ऐसे ऐसे बीमार हैं। तब एक दिन मुझे मेरे किसी खास दोस्त ने एक मंदिर के बारे में बताया जो बहुत ही फेमस है, कष्टभंजन हनुमान मंदिर, जो कि गुजरात में है। मम्मी और मुझे लगा कि अब इतनी जगह तो दिखा ही दिया है, अलग अलग अस्पतालों में लेके चले गए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया है, चलो एक बार दवाई ना सही दुआ ही लेके देख लेते हैं। तो हमने सोचा कि चलते हैं। लेकिन वहाँ की एक प्रथा थी, जब वहाँ पहुँचे तो हमें पता चला, और वो ये कि वहाँ जो भी जाता है, जिसे कोई कष्ट है, उसे वहाँ एक तालाब में नहाना पड़ता है, एक तरह से डुबकी लगाना। पर मेरे पापा को उनके पैर पर घाव की दिक्कत थी, अगर डुबकी लगाई और इन्फेक्शन बढ़ गया तो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा कि भगवान पर विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। पापा ने कहा ठीक है। हम पहुँचे उस तालाब के पास। हमारी आंखों के सामने पापा उस पानी में उतरे, उन्होंने डुबकी लगाई और पूरा भीग चुके थे, सिवाय उस घाव के। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो घाव पूरा का पूरा सूखा पड़ा था, पानी की एक बूंद भी नहीं थी उसके ऊपर। ये देख हम हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में जब अंदर गए तो पता चला कि पापा के ऊपर किसी ने काला जादू किया था, और हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि कौन हो सकता है। ये बात किसी बाबा ने बताई। वहाँ से वापस आए, हमने अपना घर बदला और चीज़ें कुछ बेहतर होनी शुरू हुई। धीरे धीरे कुछ पॉजिटिव बदलाव हो रहे थे। तकरीबन 7 महीने बाद उस घर का जो मालिक था उसने पापा को फ़ोन किया, कहा कि जिस घर में आप थे ना, वहाँ पर कुछ मरम्मत के काम के लिए जब उस घर को खोदा गया, वहाँ पे खुदाई की गई, तो उन्होंने बताया कि उन्हें एक गुड़िया मिली है। पापा ने कहा कि हमने तो कुछ नहीं किया, आप हमें क्यों बता रहे हैं ये सब। थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मैं क्यों बता रहा हूँ, और उन्होंने उस गुड़िया की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर दी सीधे। हमने जब वो फ़ोटो देखी
तो बड़ी भयानक सी थी, और उसमें ध्यान से देखा जो अक्सर देखने को नहीं मिलता, वो ये कि उस गुड़िया के दाहिने पैर पर एक अजीब सा निशान था, ठीक वही जगह जहां पर पापा को वो घाव था। ये हम सबके लिए हैरान कर देने वाला था। वो गुड़िया बड़ी डरावनी थी। मेरे पापा ने तभी फोटो डिलीट कर दी। पापा ने उस मकान मालिक को फोन किया और कहा कि आप अभी के अभी उस गुड़िया को जला दो। उन्होंने वो गुड़िया पापा के कहने पर जला दी। वो उसमें कामयाब हुए, लेकिन जब वो गुड़िया को जला रहे थे तो पापा के साथ कुछ होने लगा। वो हमारे सामने खून की उल्टियां करने लगे। वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ अजीब सी चीजें उनकी बॉडी से बाहर आ रही थी, जो कि अक्सर वॉमिटिंग में नहीं होता है। थोड़ी देर में पापा बेड के सहारे से बैठे, कहा कि मुझे अब पहले से बेहतर लग रहा है, लेकिन बात तो ये भी है कि वो गुड़िया हमारे घर की जमीन के अंदर कब और कैसे गई, किसने उसे वहां दबाया, हमें कोई आइडिया नहीं था इस बारे में, जरा भी नहीं। अब सीधे आता हूं अपनी दूसरी कहानी पर। बात है 2003 की, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था। इंडिया फाइनल में पहुंच चुका था। हम मैच देखने मेरे एक दोस्त के घर गए हुए थे। तो रात को उसके पापा ने अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट बताया। वो एक आर्मी में डॉक्टर रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1990 में उनकी एक जगह पोस्टिंग थी और वो वहां से घर लौट रहे थे। जम्मू के पास एक गांव है, हीरानगर, और रात को, जैसा कि आपको पता होगा कि रात को ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती है तो थोड़ी देर के लिए ही, कि भाई किसी का स्टेशन है तो उतर जाओ और आगे बढ़ो। तो एक रात करीब 2:15 बजे एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी। तो ये जो डॉक्टर साहब हैं बड़े सिंपल से इंसान हैं, बहुत सीधे साधे से। वो रात को 2:15 बजे हीरानगर स्टेशन पर उतरे। वो घर की तरफ जा रहे थे। स्टेशन से कुछ ही दूरी पर था गांव। जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसके लेफ्ट और राइट में जंगल ही जंगल था। दिन के समय तो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाते थे, पर उस समय रात को वहाँ कुछ नहीं था। तो उनको लगा कि कोई नहीं, गांव के बंदे हैं, पैदल ही चलते हैं। पर उन्हें पता नहीं था कि ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा जो अब मैं बताने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि वो उतरे और हाथ में एक बड़ा सा ट्रंक था, जैसे कि ज़्यादातर आर्मी वाले अपने साथ सामान लेके जाते हैं, वो ट्रंक में सामान रखते हैं। एक पिट्ठू बैग पीछे टांगा हुआ था। कुछ खाने का सामान था हाथ में, उनके हाथ में एक कुछ खाने का था, उसमें कुछ नॉनवेज आइटम था। दिसंबर का महीना और ठंड ज़्यादा थी, कोहरा छाया हुआ था। तो जब वो उतरे उन्होंने देखा कि किसी और को यहाँ शायद नहीं उतरना, अभी तक तो कोई नज़र नहीं आया। वो जाने लगे और इतने में ट्रेन चल पड़ी। चलते चलते वो स्टेशन से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं। सोचा कि रुकने का तो सवाल ही नहीं है, पैदल चलते हैं। अगर कोई मिल गया तो ठीक है, या कुछ नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं यार, पैदल चलते हैं, अपनी गाड़ी खींच लेंगे। और वैसे भी आर्मी वालों के लिए 2-4 किलोमीटर चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो गांव के रास्ते वो चल दिए। स्टेशन से दूर आ चुके थे। वहाँ लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, अंधेरा सा था। उनके पास बैग में एक टॉर्च थी, उसे जलाया और बीच रास्ते में चल रहे थे। रास्ता सुनसान था, इतनी रात को कोई होता भी नहीं वैसे। रास्ते के दोनों साइड जंगल और बड़े बड़े पेड़। वो यहाँ वहाँ देखते हुए चल रहे थे और उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई, अमित जी। ये आवाज़ सुनते ही सोचते हैं कि किसने आवाज़ दी। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और लगा कि शायद उन्हें कोई वहम हुआ होगा। फिर बढ़ चले और थोड़ा आगे जाके
उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, अमित जी। इस बार उन्हें लगा कि कोई जान पहचान का मिल गया है, क्योंकि वो आवाज जानी पहचानी सी लगती है। और वो मुड़ के देख लेते हैं कि भाई कौन है, और बस यही नहीं करना था। उन्होंने फट से पीछे मुड़ के देखा, पर वहां तो कोई दिखाई नहीं, और वो चलते रहे। और अब अचानक से उनके कदमों की आहट के साथ किसी और के चलने की आवाज आ रही है। वो शायद किसी औरत के पायल की आवाज थी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ाते, उनके साथ साथ वो आवाज भी आती। इस बार उनकी हो जाती है हालत खराब। क्या आवाज आ रही है, मगर यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो चलते रहे और अचानक से उनके कानों के पास किसी की हल्की सी आवाज आती है, अमित जी, क्या खा रहे हो? ये सुनते ही वो एक बार को कांप जाते हैं। थोड़ा रुककर उन्होंने यहाँ वहाँ देखा और इस बार अपनी चाल थोड़ी और तेज कर दी कि गांव पहुंचना है जल्दी से जल्दी। चलते चलते वो एक बंद दुकान के पास पहुंचे, जहां कुछ खिड़कियों पर टूटे हुए शीशे जमे थे। जब वो वहां से गुजरते हैं तो उनकी नजर उस शीशे पर पड़ती है। वहां वो देखते हैं कि एक औरत, जिसने कुछ लाल काले से कपड़े पहने हुए हैं और चेहरा ढका हुआ है, वो उनके बिल्कुल पीछे ही खड़ी है। ये देखते ही वो हिल तक नहीं पाते, फिर भी हिम्मत करके पीछे मुड़ के देखते हैं कि कौन है। तो वहां कोई नहीं दिखाई देता, पर जैसे ही चेहरे को वापस घुमाते हैं तो बिल्कुल उनकी नाक की सीध में वो औरत खड़ी है, जिसे अभी अभी शीशे में उन्होंने अपने पीछे देखा था। उसका चेहरा जला सा था, आंखें सफेद। 2 पल ठहर कर वो बस देखती है और एक भयानक सी चीख के साथ उन्हें एक थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनका सामान यहाँ वहाँ बिखर जाता है। वो बताते हैं कि जब वो गिरे थे तो उन्हें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिसमें उन्होंने देखा कि वो औरत रेंगते रेंगते खेतों की तरफ भाग गई और छलांग मार के गायब हो गई। जब थोड़ा खुद को संभालते हुए वो उठे तो देखा कि सामान तो सारा का सारा वहीं पड़ा था, मगर वो जो खा रहे थे, जिसमें शायद नॉनवेज था, वो वहां नहीं था। वो कैसे न कैसे घर पहुंचे। उन्हें तेज बुखार हुआ और 2-3 दिन लगे उन्हें ठीक होने में। उन्होंने हमें बताया कि वो उनका पहला और आखिरी अनुभव था ऐसा। बस बच गए थे, पता नहीं कैसे बच गए। ख्याल रखिएगा अपना। आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ थोड़ी बड़ी कहानी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी इसे ख़त्म कर दूँ, पर कहानी बहुत अच्छी है और आप सुन के बताना आपको कैसी लगी। कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोस में एक फंक्शन था, एक शादी थी। उसके लिए कुछ हमारे रिश्तेदार भी आए हुए थे। मेरी बुआ की शादी हुए 20-22 साल हो चुके थे। उनके साथ उनकी एक सहेली भी आई थी, जो उन्हीं की उम्र की थी। रात में जब फंक्शन अटेंड करके हम सब घर पे आए तो सब अपने अपने सोने की जगह ढूंढ रहे थे। शादियों में जब लोग आ जाते हैं तो सोने की जगह सबसे पहले देखी जाती है कि कौन कहाँ सोएगा। बातों का सिलसिला चलता रहा रात भर, और रात में जब माहौल बनता है तो भूतों की कहानियों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सच बताऊं तो जब बातें चल रही थी ना, जब उन्होंने कहानी सुनाई तो 2 पल के लिए मुझे भी ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। कहानी मेरी बुआ की सहेली मुनमुन ने सुनाई थी। तो अब आप कहानी को ऐसे सुनना जैसे मुनमुन सुना रही है। मैं अभी वाराणसी में रहती हूँ और वैसे मैं पटना से हूँ, और पटना से वाराणसी आने का रीज़न मैं अब आपसे शेयर करूँगी। 1986 की बात है, जब मैं स्कूल में थी। हमारा पटना में बड़ा सा घर था
जैसे पुराने ज़माने में लोगों के घर होते हैं। घर के आगे पीछे बगीचा बना हुआ था, बीच में घर था और उसके बीच में आंगन, जहाँ चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। इसके अलावा एक फ्रंट गेट और एक बैक गेट था। हम बंगाली फैमिली से हैं, सब साथ रहते हैं। बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ हम रहते थे वहाँ और भी बड़े बड़े घर थे आसपास। घर के बागीचे में कुछ उगता था तो एक दूसरे से बांट के खाते थे कि कोई कुछ दे देता, कोई कुछ, और ऐसे चलता रहता था। तो एक दिन मेरी दीदी जब वो कॉलेज से वापस आई तो घर के मेन गेट के सामने हरे रंग के बैंगन क्रॉस करके रखे हुए थे। क्रॉस का जैसे निशान होता है ना, वैसे 8 बैंगन थे। तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला होगा तो कोई पड़ोस का वैसे ही रख के चला गया होगा। उसने सारे बैंगन उठाए और अंदर आके स्टोर रूम में रख दिए। ये करीब दिन के 3 बजे की बात है। फिर शाम को 4:30 बजे जब हम घर के बीच में आंगन में बैठे थे, चाय पी रहे थे, तो तभी मेरी बुआ को दिखा कि कोई स्टोर रूम से बाहर निकल के किचन में घुसा एकदम। ये पहला इंसिडेंट था जो हुआ था उस दिन। अब उस दिन से जो चीज़ें शुरू होनी थी वो हो चुकी थी और रात के 12 बजे के बाद अक्सर ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। बाहर आंगन में ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे कोई कुछ घिस रहा हो। हल्की हवा के साथ ऐसा लगता था जैसे आपके आसपास कोई है। डर वाली फीलिंग आने लगी थी। जब रात को सोते थे तो ऐसा लगता था जैसे पीछे कोई खड़ा है, पर मुड़ के देखते तो वहाँ कोई नहीं होता था। हमारे घर की छत लॉक रहती थी, फिर भी लगता था जैसे छत पे कोई है, कोई घूम रहा है। रात के वक्त ऐसा बहुत ज़्यादा महसूस होता था। हमें लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब ये चीज़ें चलती गई तो हमने पंडित वगैरह भी बुलाए, उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि ये करो, वो करो, सब किया, पर कुछ असर नहीं होता था। थोड़े टाइम में मेरे चाचा की शादी हुई और जिससे शादी हुई वो मराठी थी। जब शादी के बाद पहली बार घर आई, चाची काफ़ी अच्छी फैमिली से थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन जब से वो घर में आई तब से कुछ अजीब सा बिहेव करने लगी। रात को नाइटी पहनकर घर के बाहर चली जाती थी, मेन गेट के बाहर सड़क तक आ जाती थी, फिर उनको ढूंढ के लाते थे। रात को देर से सोती थी, दिन में दोपहर तक उठती थी। तो चाचा को और घर के बाकी लोगों को भी ऐसा लगा कि नई नई शादी हुई है और ऐसे बिहेव कर रही है। वो हमेशा सबको बताती थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में, हमारे कमरे में कोई तीसरा भी मौजूद है। हमको मालूम होते हुए भी कि वो सही है, हम कह दिया करते थे कि कुछ ऐसा नहीं है, आपको अपने घर की याद आ रही होगी। उन्हें चाय से बिल्कुल नफरत सी थी, कभी नहीं पीती थी चाय, पर यहाँ आके वो एकदम से बहुत ज़्यादा चाय पीने लगी, जबकि ना तो उन्हें चाय बनानी आती थी और पीना तो दूर की बात। तो शादी के बाद उनका अपनी मम्मी के घर जाने का प्लान बनता है, पर उससे पहले हम सब बच्चों ने प्लान किया कि चाची के घर जाने से पहले ना एक बार लंच पे चलते हैं सारे कहीं बाहर। हम सब बच्चे रेडी हुए और गए उनके साथ लंच पे। उस वक्त वो रील वाले कैमरे होते थे, तो हम अपने साथ कैमरा भी लेके गए थे। हम फ़ोटो खींच रहे थे तो चाची बार बार कह रही थी कि देखना एक भी फ़ोटो नहीं आएगी। हमने कहा कि चाची कैमरा एकदम सही है, आएंगी फ़ोटो, आप देखना। चाचा जी ने कहा कि कल हम जा रहे हैं तो मैं आज ही रील देके आ जाऊंगा ताकि हमें फ़ोटोज़ जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जब गए दुकान पर तो दुकान वाले ने देखा और कहा कि इसमें तो एक भी फ़ोटो नहीं है। हम मुंह लटका के घर वापस आ गए। उस दिन मेरी दादी का जन्मदिन था। शाम को 5 बजे के आसपास हम वापस आ गए थे और उस टाइम मेरी दादी, जो चाची की सास है, और मेरी बुआ आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे। सामने 2 कुर्सियाँ रखी थी, खाट भी थी। हम बैठे बैठे बातें कर रहे थे। चाची आती हैं और दादी के जन्मदिन की बधाई देके उनके साथ बैठ जाती हैं। इतने में चाचा जी आते हैं और सामने वाली कुर्सी पर बैठने ही वाले होते हैं। तो तभी मेरी चाची गुस्से में बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहाँ कोई बैठा हुआ है, तुम यहाँ आके बैठो मेरे पास।
चाचा ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया। इग्नोर कर वो चाची के साथ बैठ गए। देखते देखते चाची की बॉडी अब गर्म होने लगी, आंखें लाल हो गई, वो हिलने लगी और भागते हुए अपने कमरे में चली गई। दादी ने चाचा को कहा कि जाके देखो क्या हुआ है बहू को। चाचा जाते हैं और चीखते हैं कि जल्दी आओ, सुमन रो रही है। चाची का नाम सुमन था। हमें लगा कि शायद उन्हें अपने घर की याद आ रही होगी। तो मेरी एक कज़न सिस्टर थी लक्ष्मी। दादी ने लक्ष्मी को कहा कि तू देख के आ, सब ठीक तो है ना। लक्ष्मी देख के आई और कहने लगी कि चाची बहुत ज़्यादा रो रही है, आप भी जल्दी से चलो अंदर। जब सब देखने गए कमरे में तो सुमन चाची सबको घूर के देख रही थी, बड़े अजीब तरीके से। हमारा घर बड़ा था और जगह जगह टेलीफोन लगे हुए थे। बाकी लोगों को भी बुलाया गया कि जल्दी आओ, सुमन बहुत रो रही है, बुला रही है, जल्दी आओ। जब मैं नीचे आई तो सब लोग बातें कर रहे थे कि किसी और की आवाज़ में बात कर रही है सुमन। फिर मैं गई अंदर तो मुझे देख के ऐसे खुश हो गई जैसे पता नहीं कितने टाइम बाद देखा हो। वो किसी को कुछ बोल नहीं रही थी, बस घूर रही थी। इतने में उनके ससुर जी आए, मतलब चाची के ससुर जी। उन्हें देख के वो मुस्कुरा उठी, जैसे ना जाने कितने समय बाद देखा है। उन्हें बुलाया और अपने पास बिठाया। उस वक्त उनकी आवाज़ भी बदल चुकी थी। उन्होंने एक बच्चे की तरह उन्हें दुलारा पुचकारा। उन्होंने कहा कि अभी इस घर से कोई नहीं जाएगा, अभी बहुत बारिश होगी और सब यहीं रहेंगे। मुझे ये सारी बातें पता करनी थी तो मैं लक्ष्मी को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। कमरे वहाँ कुछ इस तरीके से बने हुए थे कि अगर आप एक कमरे में घुसते हैं तो दूसरे में आराम से निकल सकते हैं। मैं उसे नीचे के रूम में लेके गई, जो मेरी दादी का रूम था, किसी ज़माने में हुआ करता था। वो कमरा उनके गुजर जाने के बाद से लॉक पड़ा था। उस कमरे के बाहर खड़े होकर मैं पूछ रही थी, लक्ष्मी क्या हुआ है, मुझे सारी बातें बता। जब वो मुझे बता रही थी तभी अचानक से क्या देखा कि मेरी चाची भागते हुए हमारे पास आ रही है। हमें रियलाइज़ हुआ कि हम दरवाजे के सामने खड़े हैं। जिस तरह वो देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो बड़ा भयानक सा था। उन्होंने हमारी तरफ देखा गुस्से में और वो लॉक अपने हाथों के ज़ोर से खोल दिया। वो जल्दी से जाके सामने एक पलंग पे बैठ गई। तब हमें पता लगा कि इनके ऊपर हमारी परदादी आई हैं और घर में जो कुछ भी हो रहा है वो दादी ही कर रही हैं। वो जाके अपनी कुर्सी पर बैठ गई, वहाँ रखे सामान को देख रही थी। उन्हें याद था कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ था। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। थोड़े टाइम में मेरे चाचा और उनके साथ कोई और भी वो किसी दरगाह को ढूंढने निकल गए, जो ये सब निकालते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि दरगाह मिल गई है, तुम सुमन को लेके जल्दी से आ जाओ। अब ये जिम्मेदारी मेरे पापा की थी। पापा ने काली कमीज़ पहनी हुई थी तो उन्हें कहा कि काली कमीज़ पहन के मत जाओ। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं ऊपर जाके कपड़े चेंज करके आता हूँ, तब तक तुम सुमन को गाड़ी में बैठा दो। हम उन्हें बाहर लेके जा रहे थे। वो आराम से हमारे साथ चल रही थी, बहुत प्यार से। पर जैसे ही गेट के पास पहुँचे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। तब उन्होंने अपना रूप बदला। वो हमसे हिलाई तक नहीं गई। 6-7 लोगों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाया और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा दिया। बैठते ही उन्होंने अपने पैर, दोनों पैर ऊपर कर लिए और झुककर घर को देख रही थी। तब तक पापा भी आ गए और पापा के साथ सुमन चाची की सास भी गई थी। पापा ने बताया जब तक हम घर के बाहर पूरी तरह से नहीं निकले थे तब तक वो घर को देख रही थी और जैसे ही घर के बाहर निकले वो बेहोश हो गई। यहाँ घर पे बैठे हम लोग बातें कर रहे थे कि दादी ही थी जो सुमन चाची पर आई थी। अब बात आती है दरगाह की। जैसे ही दरगाह पहुँचे उसने अपनी आंखें खोली, उतरी गाड़ी से और जैसे ही दरगाह को देखा वो वापस से बेहोश हो गई। आसपास जो लोग थे वो कह रहे थे कि ऐसे ही नाटक कर रही है, उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं मानेगी है। उसे उठा के लेके गए, वहाँ जाके बैठाया तो फिर से बेहोश। अब जब ये सब हो रहा था हम सब घर पे थे। घर पे अचानक से लाइट चली गई और मेन दरवाज़ा और पीछे का दरवाज़ा एक धड़ाम की आवाज़ के साथ खुल गए।
उस वक्त मैंने देखा कि मेन दरवाजे की तरफ से 2 आंखें नजर आई, सिर्फ 2 आंखें। हम जितने भी वहाँ बैठे थे वो आंखें सबकी तरफ आई और पलक झपकते ही पीछे के दरवाजे से गायब हो गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तभी घर फ़ोन आया कि सुमन ठीक है, अब हम सब घर पे वापस आ रहे हैं। सबने चैन की सांस ली कि अब सब ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद दरगाह वालों को घर पे बुलाया गया और बाद में जो सब करवाते हैं वो करवाया। पर उस दिन के बाद से जो चीज़ें रात को होती थी वो दिन में भी होने लगी और चीज़ें बढ़ गई। हमेशा लगता था जैसे हमारे साथ में कोई है, हम जहाँ जा रहे हैं कोई है जो हमें फॉलो कर रहा है। दोपहर में 3 बजे के आसपास बाहर दरवाजे को कोई बजाता था। हमें पता है कि बाहर कोई नहीं है, पर ये दरवाज़ा खुद कैसे बज रहा है। दिन में कभी भी कोई हमें परेशान करने के लिए पंखा ऑन कर देता था, उसका स्विच बंद है। हम ये सब देख रहे हैं, हम ठंड में कांप रहे हैं, पर पंखा चल रहा है वो भी खुद ब खुद। ये सब बहुत बढ़ चुका था। हमने डिसाइड किया कि सब साथ में एक साथ हॉल में सोएंगे, कोई भी अकेला नहीं सोएगा। जब हम वहाँ सो रहे थे तो मेरे साथ मेरी दीदी भी थी, जिसे वो बैंगन मिले थे और उसने स्टोर रूम में जाके रख दिए थे। वो कॉलेज में फ़िलॉसफी पढ़ रही थी और उसमें गीता, कुरान, बाइबल ये सब पढ़ना पड़ता है। अगले दिन उसका एग्ज़ाम था और वो हॉल में हमारे साथ ही बैठ के एक छोटे से टेबल पर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ते पढ़ते उसे ऐसा लगा कि टेबल के सामने कोई खड़ा है। तो तभी उसने देखा कि एक आदमी है जिसका पहनावा थोड़ा किसी और धर्म जाति का लग रहा था। वो आदमी गले तक नज़र आ रहा था, पर ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो दीदी ने भी उसकी तरफ देखकर बोल दिया कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे पास गीता है। तो उस आदमी ने गीता को उठाया और गायब कर दिया। कहा कि ले, तेरी गीता कहाँ है अब। इस बात से दीदी बहुत ज़्यादा घबरा गई। मम्मी को बोल रही थी कि मुझे बचा लो। ये सब कई दिनों तक चला। मैं जब एक बार स्कूल से आ रही थी, मैं और मेरी कज़न हम दोनों सेम स्कूल में थे। 2:30 बजे के आसपास हम आए और उस दिन 3 बजे के आसपास घर पर कोई नहीं था। पड़ोस वाले घर में कोई पूजा चल रही थी, सारे वहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी कज़न को कहा कि तुझे पता है ना घर में क्या चल रहा है, चल बाहर बागीचे में उनका इंतज़ार करते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम मेरी बात कर रहे हो क्या? और वो सुन के मैं हिल तक नहीं पाई। मेरी कज़न मुझे खींच के बाहर लेके गई। तो ये एक वाक़या मेरे साथ भी हुआ था और आए दिन ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था। ये बातें घर से बाहर भी कुछ लोगों को पता चल चुकी थी। तो एक दिन किसी सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मुझे आपके घर आना है, मुझे घर देखना है। हमने कहा कि ठीक है, आप आइए, अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो वो भी बताइए। वो आए घर पर। 1-1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक उन्होंने घर को अच्छे से देखा। तो सब कुछ देख दाख के उन्होंने कहा कि मैं इस दिन आऊँगा और पूजा करूँगा। ये है सामान की लिस्ट, पहले से ला के रखना। पूजा का दिन आया और सामान सारा रखा हुआ था। बस एक किस्म के फूल थे जो हमारे बागीचे में थे। सोचा कि उसी दिन तोड़ लेंगे और वो हम भूल गए। शाम के 6:30 बजे के आसपास मैं और मेरी कज़न साथ में आए। मैंने उसको कहा कि फटाफट तोड़, वापस भी जाना है। वो मुझसे अच्छे से बात कर रही है और भागते भागते हम बगीचे से वापस आए। मेरी बुआ ने कहा कि कहाँ है तेरी बहन। मैंने कहा ये तो रही, पर वहाँ कोई नहीं था। अभी तो हम दोनों साथ में ही थे। मैंने और मेरी बुआ ने उस पेड़ की तरफ देखा जहाँ से फूल तोड़ रहे थे, तो मेरी बहन वहीं बेहोश पड़ी हुई थी। जो पूजा करने आए थे वो इसे देख के, ये चीज़ें देख के बहुत गुस्सा हो गए कि आपने इन्हें अकेले कैसे जाने दिया। आपको पता है वो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। पूजा शुरू की और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई बच्चा नहीं रुकेगा। सबको ऊपर के कमरे में भेज दिया। तो पूजा में जो हुआ उसके बाद मैंने मम्मी से सुना कि उन्होंने पूजा करते वक्त अपने हाथ का थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल के अग्नि में डाला था और उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ये जिसने भी किया है ना वो रोकने आएगा, लेकिन
उसे घर के अंदर मत आने देना। और ऐसा ही हुआ। हमारे 2 घर छोड़ के एक बूढ़ी अम्मा थी, वो आई घर पे कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, पर हमने उसको अंदर नहीं आने दिया। हमारे घर के बाहर एक बादाम का पेड़ भी था। जो पूजा कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये पेड़ सूख जाएगा और जब सूख जाएगा तो इसे काट के नदी में बहा देना। पूजा जब पूरी हुई तो घर के आगे पीछे वाले दोनों दरवाजे एकदम से खुल गए और जो आदमी दिखता था वो सामने से भागता हुआ पीछे के दरवाजे से निकल गया। उस वक्त जो वहाँ मौजूद था सबने उस नज़ारे को देखा। पूजा के बाद उन्होंने कहा कि पेड़ 1 हफ्ते में पूरा सूख जाएगा। जैसे ही सूखता है उसके फौरन बाद जड़ से काट के नदी में बहा देना इसे। उसके बाद से घर में चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई और उसके बाद से हमने वो जगह छोड़ दी और जॉइंट फैमिली अब बिखर गई। कोई कहीं चला गया तो कोई कहीं चला गया। ये एंडिंग थी इस कहानी की। पर एक बार पीछे मुड़ के देखना, कहीं कोई है तो नहीं।